वेलकम। सभी को नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंदर भूगोल का कक्षा 8वीं का अध्याय दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भाग 3 इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। अब जैसा भाग 3 में हम मृदा निर्माण के कारक, मृदा निम्नीकरण के कारक और मृदा संरक्षण की विधियां और कुछ एक्टिविटी हम उसके अंदर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक मुख्य कारक है जनक शैल का स्वरूप किस प्रकार का है। वो जनक शैल मतलब मूल पत्थर शैल, यह कठिन चट्टान है या मृदु प्रकार का है और उसके ऊपर वह निर्भर करता है कि उसकी स्थिति क्या है। और जलवायु कारक, मृदा निर्माण के अन्य कारक में स्थलाकृति, वह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, वर्षा का इलाका है या ढलान वाला क्षेत्र है, वह किस स्थलाकृति के अंदर आता है उसके ऊपर मृदा निर्माण की कारक डिपेंड होता है। जैव पदार्थों की भूमिका, उसमें वनस्पति, प्राणी और जीव जंतु जो ह्यूमस निर्माण करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है और जितनी ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा मृदा में रहेगी उतना वो उपजाऊ होती है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय और अलग अलग स्थानों में अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसा कि मृदा निर्माण के संगठन में जैसा कि हमने देखा, उसमें वर्षा, तापमान, भौतिक और रासायनिक जो अपर्दन अथवा परिणाम उसके ऊपर होता है और उसके बाद वो मृदा तैयार होती है। अब ये मृदा निम्नीकरण के कारक क्या है, पहले हम उसकी व्याख्या देखते हैं कि मृदा निम्नीकरण है क्या। कृषि उद्योग या शहरीकरण के कारण मृदा का अवैज्ञानिक प्रबंधन, अनावश्यक इस्तेमाल के कारण मृदा की गुणवत्ता में भौतिक और रासायनिक जैविक रूप से गिरावट को ही मृदा का निम्नीकरण कहा जाता है। अभी उसमें निम्नीकरण के तत्वों को यदि हम देखते हैं, जैसा कि खनन, एक आधे स्थान पर खनन निकाला जाता है और वह उसे खुले पर छोड़ दिया जाता है और तो उसके कारण निम्नीकरण होता है। जैसा कि यह झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे अधिक खनिज है और जो जैसा कि जंगल है या जहाँ भी कहीं खनिज मिलते हैं तो उसको खनन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको खुले पर रखते हैं, जिसके कारण निम्नीकरण बड़े पैमाने पर होता है। अति पशुचारण, ये भी एक समस्या है। जानवरों को गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां इनको चराते हैं और जिसके कारण जो घास है कमज़ोर, जिससे घास के नीचे की जो रूट्स है वो ढीली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि यह समस्या अति पशुचारण की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर है। जल क्रांतता, पानी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, जैसा कि यह समस्या खेतों के लिए पानी का अत्यधिक उपयोग होता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो अधिक सिंचाई में पानी का इस्तेमाल करने के कारण मृदा में लवणीयता और क्षारता ज़्यादा बढ़ती है और जिसके कारण ज़मीन बेकार होती है। इसके अलावा औद्योगिकरण, देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जिसके कारण निम्नीकरण होता है। अभी आप देखा यह मृदा निम्नीकरण के बारे में, मृदा का अपरदन, क्षीणता और वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को एक प्रकार से खतरा है। इसके अलावा मानवीय और प्राकृतिक कारणों से भी मृदा का अपरदन होता है। जैसा कटाव, मृदा अपरदन का मतलब क्या है? मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एवं भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग बहाकर ले जाता है। उसे मृदा का अपरदन कहते हैं। अब यह मृदा का अपरदन दो प्रकार से होता है, जल अपरदन और पवन अपरदन। जल अपरदन के अंदर वर्षा जल अपरदन, परत जल अपरदन, कम गहरी नालियाँ रील अपरदन, बड़ी अवनलिका अपरदन, धारा तट अपरदन।
पवन अपर्दन के अंदर रेगिस्तान में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ हवा अत्यंत अत्यधिक गति से बहती है और शुष्क रेतीला तथा मृदा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है, बहाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चला जाता है। जैसा बालू के टिब्बे, भूछत्र शैल, ये प्राकृतिक भौगोलिक आकृतियाँ तैयार होती है। जैसा मृदा के निम्नीकरण में सहायक क्या है, जैसा कि उसमें वनोन्मूलन, बड़े पैमाने पर वनों का काटना, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कीटकनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण जो रासायनिक पदार्थ उसके अंदर मिलने के कारण ज़मीन बेकार होती है। अतिचारण, जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा की है कि अतिचारण भी मिट्टी के लिए, मृदा के लिए सहायक होती निम्नीकरण के लिए। वर्षा दोहन, वर्षा का पानी जो अत्यधिक उतार वाला क्षेत्र है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, घास की भूमि नहीं है, वहाँ से मृदा को बहाकर ले जाता है। रासायनिक अत्यधिक उर्वरक करने के कारण भूस्खलन, जैसा कि यह समस्या पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण या कटाव के कारण या सड़क निर्माण के कारण या अन्य अत्यधिक निर्माण या रहने निवास के लिए लोगों ने मकान बनाने के कारण या अन्य अनेक विकासात्मक कार्य होने के कारण या कई बार प्राकृतिक रूप से यह भूस्खलन, मतलब पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर का जो चट्टानी नीचे गिर जाती है उसको भूस्खलन कहते हैं। बाढ़ के कारण भी बड़ा नुकसान होता है। मृदा का निम्नीकरण और अपरदन बड़े पैमाने पर होता है, जहाँ ये तटवर्ती इलाका है उसके बारे में। अभी हम देखेंगे मृदा के संरक्षण के उपाय के बारे में भी देखते हैं। फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, मिट्टी के रासायनिक परीक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वृक्षों की कटाई एवं अनियंत्रित पशुचारों पर रोक लगानी चाहिए, तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, भूमि के ढालों पर समुच्चय रेखाई जुताई करनी चाहिए, उर्वरक खाद एवं उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए। और यदि इस तरह का हम करते हैं तो मृदा का संरक्षण हो सकता है और यह हमारे लिए अनाज देने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब यह मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या है? मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ से प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। जैसा कि हम पेड़ लगाते हैं उसके ऊपर यदि हम घास वगैरह डालते हैं और पानी डालते हैं तो पेड़ को भी पानी रहेगा, मिट्टी भी वहाँ पकड़ के रहेगी और मिट्टी उड़कर अथवा अपरदित नहीं होगी, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। विधि का फॉर्म तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध होते हैं और उसमें पृष्ठीय प्रभाव और अपरदन कम होता है। आप देखेंगे ये विधि का फॉर्म ज़्यादातर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहाँ पर रोधिकाएँ तैयार की जाती हैं समुच्चय समांतर, और उससे जो पानी आता है उसको रोका जाता है और उसके बाद जो मिट्टी वहाँ बारीक महीन जमा होती है उसे फसल या आप पौधे लगा सकते हैं। समुच्चय रेखाई जुताई, एक पहाड़ी ढाल या समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध अथवा बाधाएं उत्पन्न करने का काम समुच्चय रेखीय जुताई। ये भी आप समांतर इस तरह का आप रोधिकाएँ तैयार करके उसमें जुताई कर सकते हैं, उसे पानी भी रोका जाता है और कई बार आपकी मिट्टी का जो अपरदित होकर बहकर सीधा चली जाती है अत्यधिक तीव्र ढलान के कारण, उसको भी रोका जा सकता है। मतलब निम्नीकरण और अपरदन को रोका जा सकता है। रक्षक मेखला ये अक्सर तटीय प्रदेश अथवा शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर पवन की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारों को लगाना चाहिए और इससे क्या होगा, अपरदन और निम्नीकरण को रोका जा सकता है। आगे उसकी आकृति भी हम देखेंगे। इसके अलावा समुच्चय रेखाएं ये रोधिकाएं क्या है? समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग करना चाहिए। यह पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ घाट रास्ते निकलते वहाँ पत्थरों का, जालों का उपयोग करते हैं लोहे के, और उससे बरसात के समय ये पानी जो है कितने में अत्यधिक गति से आ गया तो उसको रोकता है। रोधिकाएं सामने जल एकत्र करने के लिए उसको खाइया बनाई जाती है और जिससे मिट्टी को रोका जा सकता है। चट्टान बांध ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं।
यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकने का काम यह चट्टानों का बांध, पत्थरों का बांध करता है। बीज के फसल उगाना वर्षा धोन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर बरसात जब होती है तो जो मंद उतार या अति उतार, इसके अलावा जहाँ पर पेड़ पौधे या घास भूमि जहाँ नहीं होती है और वहाँ पर मिट्टी जो पशुचारण के कारण या अन्य मानवीय उपयोग के कारण जब ये मिट्टी ढीली होती है तो वर्षा के समय जब वर्षा होती है उस समय ये अपने पानी के प्रवाह के साथ उसको लेके जाती है। तो ऐसे समय पर हमने बीच बीच में, जैसा खेत है तो खेतों में जैसा आपके तुअर की खेत है तो उसमें आप और दूसरा कोई घास फसल को लगा दीजिए। तो उसमें अलग अलग समय पर भिन्न और एकांतर कतारों में इसको लगानी चाहिए, या और बांधों पर भी आप इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ये विधि का फॉर्म, जैसा कि हमने देखा पर्वतीय एवं पहाड़ी इलाकों में इस तरह समुच्चय रेखाई रुधिकाएँ तैयार की जाती है और ऊपर से आने वाले पानी को रोक देती है। ये इसी तरह ये समुच्चय रेखाई जुताई आप देख सकते हैं, ये भी पर्वतीय एवं पहाड़ी इलाकों में होती है। ये रक्षक मेखला को आप देखिए एक ही कतार के अंदर कई सारे पेड़ों को लगा दिया है और ये भारत में जैसा मरुस्थलीय प्रदेश, अब गुजरात का पश्चिमी इलाका या राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है तो काफ़ी बड़ा महामरुस्थल भारतीय, वहाँ पर हवा की गति से अपर्दन मृदा की गति को मृदा को अपर्दित अथवा निम्नीकरण होने से रोकने के लिए आप एक लंबी कतार में इस तरह पेड़ लगा सकते, जिससे जो हवाएं अत्यंत तीव्र गति से चलती है इन पेड़ों के कतारों के कारण इस हवा को रोका जा सकता है और जिससे आपका अपर्दन रोक सकता है। अब इसके अलावा अभी आप देखिए एक एक्टिविटी के तौर पर आप देखिए ये क्रियाकलाप एक ही आकार की अ और ब, आप यहाँ देखिए आप एक ही आकार की एक और दो ट्रे लेना है। आप ये देख सकते हैं ये दो ट्रे हैं और उसके अंदर छः छेद कर दीजिए आप, इस तरह की अलग अलग इसको छेद छेद करिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ना गेहूँ ना किसी प्रकार की फसल के दाने यहाँ इसमें डाल दिए हैं, तो उसमें ब ट्रे में गेहूँ और चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ गेहूँ और इसके चावल के दाने ये जो है अंकुर ये ऊपर आए हैं, कुछ ऊंचे आते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि एक ढाल पर हो जाइए, हो, और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालिए। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकले वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बे में एकत्र करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह जाती है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ गेहूँ अथवा चावल के दाने नहीं डाले हैं और इसलिए यहाँ पर गेहूँ मिट्टी जो है आपकी ढीली है और उसमें ऊपर से पानी डाला है। अब सेम उतार पर ये दोनों ट्रे को रखा है, लेकिन इसमें केवल आपके दानों से ये छोटे से पौधे हैं और इन पौधों ने मिट्टी को बांध के रखा है और इसलिए आप यहाँ नीचे देखेंगे पानी बहुत ही कम यहाँ आपका मिट्टी मिश्रित पानी आया है और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मिट्टी मिश्रित पानी आ गया है। तो इसी तरह मृदा के निम्नीकरण और अपर्दन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि की या पृष्ठीय सतह पर पेड़ पौधे और घास ज़्यादा आनी चाहिए, फसल ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वर्षा के समय या अन्य मानवीय उपयोग के कारण ये मृदा का निम्नीकरण और अपर्दन से हम बच सकते हैं। तो इस तरह आपका ये भाग 4 समाप्त होता है। धन्यवाद।